दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और यह मकाम है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का नेशनल ऑफिस। और आज ही के रोज़ यानी 28 जुलाई 2024 को इस दफ्तर का इनॉग्रेशन हुआ और पूरे मुल्क से डेलीगेट्स आए हुए थे। और आज हमारे बीच में परवेज़ हनीफ साहब जो हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के, जो कि दलित और बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स के लिए काम करती है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने इतना बड़ा काम आज किया। धन्यवाद आपका भी। जी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आज जो तंजीम आपकी जो बनी मतलब उसका जो ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, ये तंजीम 2021 में रजिस्टर हो चुकी थी और बहुत सालों से काम कर रही थी। तो अभी आपका इमीडिएट जो है क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं? देखिए, हम लोगों का वैसे तो पूरे देश में जो है राष्ट्रीय स्तर पर पसमानदा समाज जो है, भारतीय मूल का दलित और पिछड़ा जो है, उसको यूनाइट करने के लिए, उसको जो है विकास के और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है उन लोगों को जो है वो बोध कराना, उनके कर्तव्यों का बोध कराना, राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराना, किस चीज़ में जो है वो देश में उनकी जो है वो सहभागिता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो पहला चरण हमारा जो है वो उनको जगाने का, जागरूकता का था। जागरूकता का जो फर्स्ट फेस हमारा जो है वो तकरीबन अब से 1 साल पहले पूरा हो चुका। हमने 13 राज्यों में जो है वो संगठन का गठन किया और 5 राज्यों में जो पसमानदा इश्यूज़ को हमने बहुत गंभीरता के साथ में सारे इश्यूज़ को देखा और वहाँ पर ज़्यादा डिस्पैरिटी हमको लगी और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। तो उन जगहों पर हमने सोचा कि वहाँ पर राज्य के कार्यालय भी शुरू किए जाए और वहाँ पर हम उसको ज़िला स्तर पर ले जा करके उसको एक्टिवेट किया है। इसके अलावा अब हम दूसरा काम हमने अभी 2024 में किया कि एक हमने जो है वो टास्क दिया कि आखिर उस जगहों पर कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं सोशल जस्टिस के और सोशल सिक्योरिटी के, जिन इश्यूज़ के ऊपर जो है काम किया जाना इमीडिएट उसको जो है वो ज़रूरी है। उन चीज़ों को वहाँ की राज्य सरकार की कौन सी सरकार है, उनका क्या एजेंडा है, क्या वो उस चीज़ पे गंभीरता के साथ सोच रहे हैं, क्या उनका दोहन हुआ है, क्या उनकी मांगों के प्रति वो गंभीर हैं कि नहीं, पसमानदा समाज के कितने जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं, वो उन इशू के प्रति जागरूक हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो हमारा संगठन उनको जागरूक करने का काम करता है, उनसे मिलता है, मिलने के बाद उनको बताता है बिल्कुल जिस तरीके से कि एक गंभीरता के साथ में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और अब हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगा कि हम अब पसमानदा कैडर युवाओं का तैयार करेंगे और वो उसी पैटर्न पे काम करेंगे जिस तरीके से पैटर्न के ऊपर जो है वो अम्बेडकर जी ने किया, काशीराम ने किया बीएसपी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैडर बेस पार्टी है, उसी तरीके से कांग्रेस पहले थी लेकिन उसके बाद कांग्रेस अब कैडर पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पसमानदा कैडर को जो है जागरूक करें और जागरूक करके उनके राष्ट्रीय धारा के अलावा जो है वो जो एक नेगेटिविटी का फॉर्म जो है लेता चला जा रहा है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ का, उस नेगेटिविटी की राजनीति से उनको फैक्चुअल जो राजनीति है, जो हकीकत की चीज़ें हैं, जो सामाजिक न्याय की हैं, जो चीज़ें अधूरी रह गई, जो अब तक एजेंडे पर नहीं आ सकी, जो अब तक पार्लियामेंट में बहस में नहीं आ सकी, जिन पे निर्णय नहीं हो सका, उन चीज़ों को जगाने का, उनको लेकर के आने का है। उनको अधिकार दिलाने की बात है, उनको हिस्सेदारी की बात है, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो। इस तरीके के प्रयास हम लोग जो है करेंगे। सर, पसमानदा जो मूवमेंट है उसका एक बहुत बड़ा डिमांड ये रहा है कि जो भी दलित के समान जो मुस्लिम जातियां हैं, जो उस तरह की पेशे में हैं या जिनके खिलाफ छुआछूत होता है, उनको एससी स्टेटस दिया जाए। आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भोपाल के भाषण में पसमानदा मुसलमानों की जो बात कही है, वहाँ पे उन्होंने अनटचेबिलिटी का भी जिक्र किया, लेकिन कोर्ट में बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो थी,
वो दलित मुसलमानों के और दलित क्रिश्चियन के फेवर में वहाँ पे उन्होंने पोजीशंस नहीं रखा। तो आपको लग रहा है कि ये मोदी सरकार है या जो बीजेपी की सरकार है उसके राज्य में और उसके दौर में आपको दलित क्रिश्चियन को और दलित मुसलमानों को उनका स्टेटस, उनका हक मिल पाएगा? देखिए, 18 दिसंबर सन 2000 में एक बार पार्लियामेंट में बहस हुई, लेकिन उस बहस का अपनी जगह पर यह हुआ कि इसमें जो है लीगल फ्ला जो है देखा जाएगा कि आखिर ये क्या चीज़ है और क्या इसकी ग्राउंड पे जो है स्टेटस है। लेकिन उसके बाद में जो है वो ये 2019 में जो ये सरकार बनी बीजेपी की, इसने खाली इस चीज़ पे नहीं बल्कि जब एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई थी और उस रिट के ऊपर जो है वो जब बात हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना सरकार अपना मत प्रकट करें कि उसका क्या एटीट्यूड है, क्या करना चाहते हैं, क्या वो पार्लियामेंट में बिल लाएंगे या ये चीज़ नहीं देना चाहते हैं, क्या है वो अपना रुख कहें। लेकिन बजाय इसके उसमें किया ये गया कि एक कानूनी काम किया गया कि जस्टिस KG बालाकृष्णन आयोग का गठन जो है वो भारत सरकार ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, क्योंकि ये एक्चुअली जो बहस होती है सोशल जस्टिस की वो एक मिनिस्ट्री है यही करती है। तो उसका जो है वो आयोग बना दिया गया और उनसे कहा गया कि उसमें और सच्चर कमेटी के उसमें बड़ा फ़र्क था। इसमें ये बात कही गई कि क्या दलित मुस्लिमों को 341 के अंतर्गत दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को आरक्षण न देना, क्या ये संविधान का उल्लंघन है? क्या ये अपनी जगह पर ऐसा न करना, क्या उनके मौलिक मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है इससे? तो ये इन चीज़ों का एक क्वेश्चनायर दे करके इसकी जांच के लिए जो है एक आयोग बनाया। अब उस आयोग के बनने के बाद में कायदे के हिसाब से उस आयोग को अपनी फाइंडिंग्स दे देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हमने आयोग बना दिया है, ये आयोग जब रिपोर्ट देगा तब हम जो है अपना काउंटर एफिडेविट जो है इसमें शामिल करेंगे। तो उसमें देर ज़रूर हुई है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है। पहली बात तो ये कि जहां प्रधानमंत्री ने अनटचेबिलिटी की बात को स्वीकार किया है, वहीं कोर्ट में ये दलील और पुरानी दलील दी जाती है कि इस्लाम में कोई कास्टिज्म नहीं है, इसलिए दलित मुस्लिम होने का कोई सवाल नहीं होता है। दूसरा सवाल ये कि कुछ एक्टिविस्ट ये भी कह रहे थे कि कोर्ट शायद दलित मुसलमानों के फेवर में डिसीजन दे देता, क्योंकि सचर कमेटी की भी रिपोर्ट जो थी और रंगनाथ मिश्रा की भी जो रिपोर्ट थी वो फेवरेबल थी, तो उन्होंने डिले टैक्टिक्स अपनाया है एक कमीशन को गठन करके। संभव है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बात ये कही गई ना, क्या ये संविधान का उल्लंघन है या इस तरीके की चीज़ें, ये फ्ला नहीं आया था अब तक, वो फ्ला अब इस आयोग के उसमें आया। इसका मतलब है कि आप अभी भी होपफुल हैं? हाँ, बिल्कुल होपफुल है। इसलिए होपफुल है कि ये पसमानदा इशू जो है वो सबसे पहले एक नेशनल इशू बन करके बीजेपी सरकार में उभर करके आया है। तो अब सवाल ये है कि हम करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से खर्चा करते इस पसमानदा जो मूवमेंट है, जो विमर्श है। आज मोदी जी ने 3 बार इस बात को कह करके एक सबको खड़बड़ा दिया, सबको हिला दिया और लोग जो है पसमानदा की बात करने लगे। पसमानदा के नाम पे लोग सम्मेलन करने लगे। वो लोग भी सम्मेलन करने लगे जो पसमानदा के घोर विरोधी थे। उन्होंने सोचा कि फिर राज्यसभा कहीं बना जाए, कहीं MLC बन जाए, कहीं कुछ बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो ग्रास रूट पे काम होने थे वो अभी बाकी है और हम ये समझते हैं कि जब ये एक मुद्दा बन के, देखिए अभी बाकी लोगों ने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, वो टालना चाहते हैं कि पसमानदा की बात मत करो। आप ध्यान कीजिए कि जिस चीज़ को बीजेपी छोड़िए, जिस चीज़ को किसी देश का प्रधानमंत्री पसमानदा मुस्लिम, और भोपाल में तो उन्होंने जो है रंगरेज है, जुलाहे हैं, बटियारे हैं, नक्काल हैं, ये सब इस तरीके से नाम लिया हो, तो इस तरीके से नाम लेने के बाद जो है वो एक उन्होंने जो है वो एक चर्चा तो छेड़ दिया। लेकिन टिकट तो नहीं देते हैं सर। भाई टिकट का सवाल ये है कि जब वोटे नहीं मिलता तो वोट तो तब मिलेगा जब उनकी नीति बदलेगी। मोदी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट मिले न मिले लेकिन हम इस चीज़ को करेंगे। तो आप होपफुल हैं मोदी जी को लेकर? हम अब सबसे होपफुल हैं। एक दिन ये सामाजिक आंदोलन सर चढ़ के बोलेगा मिश्रा जी, और ये आंदोलन सर चढ़ के बोलेगा, करना पड़ेगी, सभी को करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट इसका विरोधी नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं परवेज हनीफ साहब से,
जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का, ये पसमानदा टर्म जो है, पसमानदा इस्तिलाह जो है, ये जो कंसेप्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि ये मंडल कमीशंस के बाद ये टर्म आया। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि अली अनवर साहब ने इसको प्रचारित किया, लेकिन थोड़ी देर पहले हमसे परवेज़ हनीफ साहब ये कह रहे थे कि ये जो टर्म है पसमानदा, उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो JNU के प्रोफेसर जो अब नहीं है इस दुनिया में, प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर थे, उन्होंने सन 84, 85, 86 के दौर में शुरू किया। और सर खुद मुस्लिम स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने जो है, तो सर जो है 40 सालों से 35 सालों से पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि ये पसमानदा टर्म कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसने टर्न लिया, मंडल कमीशन का उसमें क्या योगदान है और अली अनवर साहब का क्या योगदान है। जरा ये जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर कर दीजिए, बहुत सारे रिसर्चर को इसमें बहुत मदद मिलेगी। देखिए, राजनीतिक भागीदारी के बात जहाँ तक की जाए तो अली अनवर साहब का और डॉक्टर एजाज अली साहब का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी ने कुछ भी किया, लेकिन किया उस चीज़ को, वो बात अलग है कि जहाँ से वो चीज़ छुटी थी उसको हमने जो है पकड़ करके उस चीज़ को एलोबरेट किया। अच्छा, एक कंसेप्ट आगे बढ़ाया, कहाँ से शुरू हुई जरा बता दीजिए, बहुत सारे रिसर्चर को नहीं पता। ये कंसेप्ट जो है आप मुझे बता रहे थे, ये स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया से पैदा हुआ जब आज़ादी के बाद में और आज़ादी से पहले पाकिस्तान के बनने से और पाकिस्तान बनने के बाद में मुस्लिम की क्या स्थिति है और किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, मुस्लिम के क्या हालात हैं, क्या स्ट्रक्चर, उसमें भारतीय मूल के मुसलमानों को पसमानदा कह करके प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब ने इस नाम को लिया। ये बात 1986 की है, ये बात 1985-86 की है, मार्च 86 से पहले की है। अच्छा, मार्च 1986 की है ये बात। और इम्तियाज साहब कांग्रेस के कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर की, तो इम्तियाज साहब कांग्रेस के कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम में लेक्चर दे रहे थे, जिसको आप भी अटेंड कर रहे थे, और उसमें जी उस वक्त आप ट्रेनी थे, और उस वक्त उन्होंने, इम्तियाज साहब ने सबसे पहले पसमानदा मुसलमान के बारे में बात की, और मंडल कमीशन ने इसको और ताकत दी। अलग अलग नामों से ये चीज़ उठती रही, आती रही, और मैं समझता हूँ हो सकता है अली अनवर साहब के जहन में भी, क्योंकि वो भी टच में रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, और शायद JNU में भी उनका कोई प्रोग्राम भी हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस तरीके का कंसेप्ट, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर एजाज अली साहब जो थे वो ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा चलाते थे और 341 की भी बात करते थे। अच्छा, पसमानदा जो है वो OBC भी मुस्लिम की बात करता है और 341 की भी बात करता है। और एक चीज़ और बढ़ा देते हैं कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी की, क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर यही बात कहो कि नौकरी नौकरी नौकरी, देखिए सब अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वोकरी, ये पसमानदा जो है 80-90% इसकी जो है दाल लूटी, तो ये कामगार है, ये तो अपनी रोटी पंचर बनाकर, तांगा चला के, इक्का चला के, नल का मिस्त्री बन करके, मोटर का मिस्त्री बन करके, और सब ये टेक्नोक्रेट है और हैंडक्राफ्ट जानता है। इसकी तो ज़रूरत इस हिंदुस्तान जैसे आबादी वाले मुल्क में, जैसे चाइना है, चाइना में भी देखिए जो है हैंडक्राफ्ट और टेक्नोक्रेट्स वगैरह उनका तो हमसे भी बहुत आगे है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां हैं वो मंडल कमीशन में उनकी 80-85% जो जातियां हैं तकरीबन, वो उसमें शामिल हैं, वो OBC सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों का मानना है, और उसमें आपकी तंजीम भी शामिल है, कि मुसलमान अपनी आबादी के तनासुब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको OBC रिजर्वेशंस के अंदर में नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों का डिमांड है कि मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए OBC कैटेगरी के अंदर में उनको अलग से सब कैटेगराइजेशन मुस्लिम पसमानदा के लिए बनाई जाए। ये बात कहाँ तक सही, इस पर थोड़ा सा क्लेरिफाई कर। देखिए, ये बात एक अरसे से महसूस हो रही थी सियासी दलों में। सन 2002 के वक्त में, जब मुझे अगर शायद साल जो है वो कर रहा हो, बहरहाल मैं नाम ले दूं, राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए जब ये बात होती है तो उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम है। बंगाल के बाद में एक ये राज्य ऐसा बड़ा है जिसमें मुस्लिम अपनी जगह पर हेटेड है। इस 20% मुस्लिम में 16% जो है OBC है। OBC इसलिए और ज़्यादा हो गया कि इसमें दलित भी शामिल है, वो भी उसी लाइन में है।
तो अब ये देखा गया कि ओबीसी में जो है वो अगर बात की जाए तो यादव कुर्मी की बात की जाए, दलित की बात की जाए तो जाटव की बात की जाए, तो ये बात अपनी जगह पर एक जो दूसरा राजनीतिक दल है जो उनका अपोजिट है उसने ये महसूस किया कि ये वाकई में बात सही है, हमको ये बात करना है। राजनाथ सिंह ने जो है वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में कि इसमें अति पिछड़ी, अति दलित इस तरीके का क्लासिफिकेशन करके उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अपनी जगह पर इसका व्यापक सर्वे होना चाहिए, और चूँकि सर्वे नहीं हुआ है, हालांकि हुकुम सिंह की सरकार में सामाजिक न्याय समिति बनाई उन्होंने, दयाराम पाल वगैरह उसके जो है वो मेंबर थे, मैं खुद उस मेंबर था, मैं खुद 1-2 ज़िले में सर्वे में रहा। उस सर्वे में जो है वो जातियों का सर्वे हुआ, बाकायदा सब कुछ हुआ, लेकिन उसको हाई कोर्ट में जस्टिफाई किसी पॉइंट पे, टेक्निकल पॉइंट पे नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसको बाकायदा सर्वे कीजिए, सर्वे करके लाइए, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो वही चीज़ आज फिर मैं समझता हूँ कि बीजेपी के उसमें है कि किसी तरीके से ये क्लस्टर को तोड़ा जाए, उस तोड़ने का ये एक बहुत बड़ा वो भी है। हमें इस बात की खुशी होगी, हम भी ये बात कह रहे हैं कि ये जितनी जल्दी इस तरीके को हो क्योंकि सबको मिलना चाहिए ना हिस्सा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल, ये रिजर्वेशन में रिजर्वेशन है, लेकिन हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। लेकिन कुछ सामाजिक न्याय के जो फिलोसोफर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि इस तरह की राजनीति बीजेपी की है ताकि धर्म के आधार पर पिछड़ों को बांट दो और आपस में लड़ा दो। सच बात कहना कौन कह रहा है, इस पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, समाज की बात, समाज कार्य इसी को कहते हैं कि जहाँ कहीं गड्ढे हैं उनमें मिट्टी पड़ना चाहिए, समतलीकरण होना चाहिए। यही सोशल जस्टिस है, यही संविधान है, यही हमारी परिभाषा है। लेकिन इस बात पे भी आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जनरल कैटेगरी के नाम पे 4 या 5 ऊंची जातियां जो हैं, जिनकी आबादी 10 या 12% है, वो 50% या 40% क्यों मलाई लेकर चली जाती है? देखिए, उनको तो पहले आप 10% का इन्होंने 4 दिन के अंदर जो है बिल ला करके पास करके लागू कर दिया, जिसे कहते हैं आपका EWS है। ये गलत है सर। तो जाहिर सी बात है, जब एक बात हो गई 50% से ऊपर नहीं होगा तो ये EWS में जो है जितने अशराफ मुस्लिम वो भी पहुंच गए, और जितने अशराफ मतलब ये है कि हिंदू वो भी पहुंच गए, तो उनका तो कोटा पूरे, बाकी जो है वो तो मुफ्त में ही, मतलब ये कि घसीटे पड़े। कितनी जगहों पर ये बात आई कि उन्होंने ये कह दिया कि ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस जनरल कैटेगरी को जनरल में किए दे रहे हैं, ओबीसी की कैटेगरी के। मायावती जब मुख्यमंत्री होती हैं तो चूँकि एक मामला ये हुआ कि कुछ जगहों पर जो हिंदू जुलाहा है वो शेड्यूल कास्ट है, कन्वर्ट हुए तो मुस्लिम जुलाहा ओबीसी हो गया। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश, जब बिहार में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया, और जजमेंट करने के बाद एक मुस्लिम जो है वो चुनाव लड़ा, बंजारा बक्खो हिंदू बंजारा और मुस्लिम बंजारा, इसमें बहराइच में जो है वाल्मीकि लड़ा, मुस्लिम वाल्मीकि, और जीता। तो इन्होंने कहा ये क्या मुसीबत है, ये कहीं अगर मतलब ये जुलाहा जो है वो सर्टिफिकेट लेके रहे, सर्टिफिकेट तो तहसील में बनता है, अगर लेके आ गए तो बड़ी मुसीबत कर देगा, जो हमारी जो है वो शेड्यूल कास्ट सीटें चली जाएंगे। जुलाहा तो बहुत है। इन्होंने पहला, जब फुल फ्लेज सरकार मायावती की बनी है, इन्होंने आदेश किया उत्तर प्रदेश सरकार में कि उत्तर प्रदेश में हिंदू जुलाहा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब हिंदू जुलाहा है ही नहीं तो हिंदू जुलाहा कन्वर्ट ही नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसमें कैसे हो जाएगा? तो ये सब एक कनिंग पॉलिटिक्स। सर आखिरी सवाल, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए कुछ ही शब्दों में, वक्त भी पूरा हो रहा है। पासमानदा महाज के लिए, पासमानदा मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय पार्टी, सबसे हमदर्द पार्टी कौन सी है जिसको उसे वोट करना चाहिए? मैनिफेस्टो देखें जी, अगर मैनिफेस्टो में उनके लिए स्पष्ट घोषणा है तो वही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, राजदल हो, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ना, ये अपनी जगह पर खाली रिजर्वेशन की ही बात नहीं है, हमारे सोशल सिक्योरिटी की भी बात है। आज आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी तो मुद्दा अपनी जगह आज भी वही समाज में, जिस पे लोग अपने लेकर कहते हैं, अब जैसे बहुत से एक वर्ग ऐसा कहता है कि रिजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं है,
ये इतने साल के लिए था, उतने साल के, बहुत साल हो गए, कब तक ये होगा? अरे जब तुम्हारी स्पीडी रिकवरी, जब स्थिति ये है कि अभी वो बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहे, आज भी अनटचेबिलिटी और मतलब यह है कि इस तरीके से सोशल इनसिक्योरिटी के मामला जो है अखबारों में खुल करके आ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये अभी नहीं कह सकता जब तक कि एक होमोजीनियस सोसाइटी और संतृप्त नहीं हो जाता समाज हमारा समानता में, तब तक हम नहीं कह सकते। तो ये चीज़ तो भैया जो देगा हरिका भजे सो हरिका हुई। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ परवेज हनीफ साहब थे और हम बात कर रहे थे पसमानदा मूवमेंट के बारे में। आप भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।